लिया और वहां से चला गया। पंछी रोते हुए जमीन पर पड़ी थी। वो अभय को खुद से दूर जाते हुए देखने लगी और फपक फपक कर रोने लगी। कुछ समय बाद वो उठी और उसी तरफ जाने लगी जहां से अभय वापस गया था। पर उसकी बदकिस्मती, उसे अभय कहीं नहीं मिला। वो जंगल में यहां वहां भटकते हुए अभय को ढूंढने लगी, पर उसे अभय कहीं नहीं मिला। वो यहां वहां भटक रही थी, उसे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। थक हार कर पंछी एक जगह पर रुकी और भगवान का नाम लेकर वो जंगल के एक रास्ते पर चली गई। पर बहुत दूर जाने के बाद भी उसे अभय या घर का कोई भी मेंबर दिखाई नहीं दिया, जिसे देखकर अब पंछी घबरा गई। वो उस जंगल में गुम हो गई थी। उसे अब पता नहीं था कि उसे अब कहाँ जाना है। पंछी अपनी बेवकूफी पर रोने लगी। उसे ये पहले क्यों नहीं समझ में आया कि प्रियंका ने उसे फंसाया था। उसका पति तो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, भला वो उसे क्यों बुलाएगा। ये सोचकर पंछी रोते हुए आगे बढ़ने लगी। अभय जंगल से बाहर आ गया, जहां पूरे परिवार वाले बैठकर खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। अभय आया और उन सब के साथ बैठ गया तो संध्या जी ने अभय से पूछा, अभय, पंछी कहाँ है? पंछी का नाम सुनकर अभय को होश आया कि वो तो पंछी को उस जंगल में अकेला ही छोड़ आया है। अभय, पंछी कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी यहीं कहीं। अभय ने नजरें चुराते हुए कहा। नहीं नहीं, पंछी यहाँ नहीं है, हम उसे तब से ढूंढ रहे हैं। लाजो घबराते हुए बोली। छाया बेटा, पंछी तो तुम्हारे साथ थी ना, तुम्हें बता के नहीं गई? कहाँ गई है? महेश जी ने पूछा। नहीं पापा जी, पंछी कहाँ गई है मुझे बता के नहीं गई। वो मेरे पीछे ही थी, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो पीछे नहीं थी। छाया बेचैन होकर बोली। ये क्या मतलब है कि पंछी कहीं गई है? वो एक सीधी साधी लड़की है, सुहाना या लाजो जैसे उसके मन में चंचलता नहीं है। वो अगर कहीं जाती तो मुझे बोल कर जाती। कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? मेरी बच्ची। संध्या जी रोते हुए बोली। नो मॉम, किडनैप करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। वो जरूर जंगल में अकेली घूमने गई होगी और रास्ता भटक गई होगी। अभय बोला। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पंछी ऐसी लड़की है ही नहीं जो फैमिली को छोड़कर यहाँ वहाँ घूमे। राज ने अभय की बात को ना मानते हुए कहा। हाँ, राज सही कह रहा है। कपिल ने भी कहा। अरे सही गलत के चक्कर में कहीं मेरी बच्ची को कुछ हो ना जाए, संध्या जी ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ मॉम, एक काम करता हूँ, मैं पंछी को जंगल में जाकर ढूंढता हूँ और आप लोग यहाँ ढूंढो। अभय बोला। अभय, मैं भी चलता हूँ, राज ने कहा। पर जंगल में तुम दोनों? डैड, हम दोनों को इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पता है, अभय बोला। राज और अभय जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी लाजो राज के सामने हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है। राज भैया, हमें अभय जी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आप हमसे वादा करो, आप हमारी पंछी को वापस ले आओगे। कुछ नहीं होगा पंछी को, हम जा रहे हैं ना, वो यहीं कहीं होगी। राज इतना कहकर जंगल की तरफ चला गया। इधर पंछी अकेली जंगल में भटक रही थी। उसे उस जंगल में अकेले बहुत डर लग रहा था। उस पूरे जंगल में बस बड़े बड़े जंगली पेड़ थे और बड़ी बड़ी लताएं दूर दूर तक। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। पंछी अकेली जंगल में चल रही थी। उस जंगल में बस पेड़ के पत्तों के हिलने की आवाजें उसके कान में आ रही थी। उस अकेले जंगल में पंछी को ऐसा लगा कि शायद अब उस जंगल में ही उसकी समाधि बना दी जाएगी। पंछी अपने मन में बार बार भगवान को आवाज दे रही थी। वो चलते चलते एक पेड़ से टकरा गई। पेड़ से टकराते ही पेड़ की पत्तियों के गिरने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर पंछी उस दिशा में देखने लगी। उस दिशा में देखते ही उसकी सांसें एक पल को थम गईं और उसकी आंखें हैरानी के कारण बड़ी हो गईं। उसने अपने कदम पीछे लेते हुए कहा, हे महादेव, सांप! पंछी की आंखों के सामने एक काला रंग का बड़ा और मोटा सांप था। वो सांप धीरे धीरे पैर के ऊपर रेंग रहा था। उसने अपना सिर ऊपर किया और पंछी को अपनी जुबान दिखा दी। सांप को अपनी आंखों के इतने करीब देखकर पंछी वहां से डरकर भाग गई। पंछी भागते भागते जंगल के बहुत अंदर आ चुकी थी। उसे सांप से बहुत डर लगता था। गांव में रहने के बावजूद भी उसे सांप को देखते ही उसकी सांसें थम जाती थीं। पंछी भागते भागते जंगल के और अंदर आ गई। अब तो जंगल के इस साइड में इतने बड़े बड़े पेड़ थे कि वहां से किसी का भी आना जाना तक मुश्किल था। सारे पेड़ एक दूसरे से सटे हुए थे। बड़ी मुश्किल से पंछी उस रास्ते में चल रही थी। अब उसे बस एक ही डर सताए जा रहा था, कहीं वो सांप उसके पीछे तो नहीं है ना। इधर अभय और राज जंगल के अंदर पंछी को ढूंढने लगे। वो जंगल के ज्यादा अंदर नहीं गए थे। वो लगातार 1 घंटे से पंछी को ढूंढ रहे थे, पर फिर भी उन्हें पंछी तो क्या, किसी के भी वहां होने का कोई सुराग तक नहीं मिला। राज अभय से हाँफते हुए बोला, अभय, मुझे नहीं लगता पंछी यहाँ आई होगी। अगर वो यहाँ हो तो हमारी चीखें सुनकर हमें आवाज जरूर देती। राज की बात सुनकर अभय ने भी सोचा,
लगता है यहाँ से बाहर निकल गई होगी। ये सोचकर उसने भी कहा, हाँ दिख तो नहीं रही है, शायद यहाँ नहीं आई होगी, चलो हम दोनों भी बाहर निकल जाते हैं। ये कहकर अभय जंगल से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ने लगा। राज भी अभय की बात से सहमत था, इसीलिए वो भी उसके पीछे चलने लगा। चलते चलते अचानक राज का पैर किसी चीज पर पड़ता है। राज सोचता है कि वो पत्थर होगा। ये सोचकर वो आगे बढ़ने लगा, पर कुछ सोचकर उसने उस जगह को फिर से देखा जहाँ उसका पैर किसी चीज से टकराया था। राज ने देखा कि उस जगह पर कुछ चमकीली चीज गिरी हुई है। राज उस चमकीली चीज को अपने हाथ में लेता है। वो चमकीली चीज एक कान का झुमका था। उस झुमके को देखते ही राज पहचान गया कि वो पंछी का झुमका है। पंछी का झुमका देखकर वो हैरान हो गया। उसने खुद से कहा, इसका मतलब अभय सही कह रहा था, पंछी इसी जंगल में है। पर पंछी इस जंगल में अकेली क्यों आई? ये कहते ही उसे अभय की बात याद आई। उसने ही पहले कहा था कि पंछी जंगल में होगी। कहीं अभय नहीं तो उसे जंगल में नहीं बुलाया और उसे अकेला? खैर, अभी इस जंगल से पंछी को बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है। वो इस जंगल में अकेली जंगली जानवरों के साथ, कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। ये सोचकर राज जंगल के और अंदर चला गया। उधर पंछी चलते चलते अब थक चुकी थी। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। वो तब से रोई जा रही थी, जिसके कारण अब उसे अपने गले में खिंचाव महसूस होने लगा था। पंछी अपनी प्यास को बुझाने के लिए बार बार अपना सलाइवा घोंट रही थी। तभी चलते चलते पंछी के कानों में कहीं से पानी बहने की आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही पंछी की प्यास और ज्यादा बढ़ गई। वो उस पानी की आवाज की दिशा में गई। लगभग 5 से 10 मिनट चलने के बाद उसे झाड़ियों में छिपी एक नदी दिखाई दी। उस नदी के किनारे छोटे छोटे जानवर पानी पी रहे थे, जैसे कि खरगोश, गिलहरी और छोटे छोटे पंछी। वो नजारा बहुत ही खूबसूरत था। उन सबको पानी पीते देख पंछी के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, जो कि हमेशा उसके चेहरे पर बरकरार रहती थी। पंछी धीमे कदमों से नदी के पास जाने लगी। उसके कदमों की आहट से सारे छोटे जानवर चौकन्ने हो गए। वो अपना सिर घुमाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखने लगे। अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर वो भी हैरान थे, क्योंकि उनसे ज्यादा डर उनके सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर था। शायद जानवरों को भी चेहरा पढ़ना आता होगा, इसीलिए तो वो सब फिर से अपना मुंह घुमाकर पानी पीने लगे। पंछी धीरे धीरे नदी के पास गई और जाकर नदी के किनारे एक बड़े से पत्थर पर बैठकर उसने नीचे झुककर पानी अपने हाथ में लिया और अपने चेहरे को साफ करने लगी। अपना चेहरा धोने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अपना चेहरा धोने के बाद उसने अपने हाथों और पैरों को धोया, इस बात से बेखबर कि उसके पीछे उसकी मौत खड़ी है। हाथ पैर धोने के बाद पंछी पानी को अपने होठों से लगाने जा ही रही थी कि तभी उसके कानों में पीछे से तेज दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर पंछी के हाथ हवा में ही थम गए। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। अपने पीछे का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी आंखों का डर बयां कर रहा था कि वो अब कितनी ज्यादा डरी हुई है। उसकी नजरों के सामने एक बड़ा शेर, जो अपनी जुबान बाहर निकालकर उसे ही देख रहा था। शेर को देखकर पंछी की सांसें तेज होने लगी। उस शेर की जुबान से लार टपक रही थी। वो शेर पंछी को देखकर जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पंछी ऊपर से नीचे तक कांप गई। वो सरकते हुए पीछे जाने लगी। पीछे जाते जाते हड़बड़ी में वो नदी में गिर गई और उसके पूरे कपड़े भीग गए। उस शेर ने पंछी को देखकर फिर से दहाड़ा और अपनी गुलाबी जबान को अपने होठों के पास फेरने लगा। इस चीज का इशारा पंछी समझ चुकी थी। शेर पंछी को इशारे में कह रहा था कि मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसलिए शेर पंछी को इशारे में कह रहा था, मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसलिए भागने की कोशिश बेकार है। शेर धीमे कदमों के साथ पंछी की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे जैसे पंछी के करीब जा रहा था, पंछी की सांसें भी तेज होती जा रही थीं। शेर जैसे ही पंछी के सामने आया, वो पंछी पर झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। शेर पंछी के ऊपर झपट्टा मारने ही वाला था कि तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आई। शेर अब जमीन पर गिरा हुआ था। वो जमीन पर लेटे लेटे दहाड़ने लगा। उसे जमीन पर गिरा देखकर पंछी और भी घबरा गई। थी तो वो एक इंसान ही ना, दया उसे आती ही थी। शेर को जमीन पर लेटा दर्द में कराहते देखकर वो उसके पास जाने लगी। तभी सामने से भारी आवाज में कोई बोला, ए, तुम क्या पागल हो, जो भूखे शेर के पास उसका खाना बनकर जा रही हो? वो आवाज सुनकर पंछी की नजर अपने सामने खड़े शख्स पर चली गई। उसके सामने एक आदमी खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 30-35 के आसपास होगी। वो आदमी दिखने में तो ठीक ठाक था, ना तो ज्यादा मोटा था और ना ही ज्यादा पतला। उस आदमी ने कपड़े भी ढंग के पहन रखे थे, जिससे वो जंगल में रहने वाले वन मानुष की तरह तो नहीं लग रहा था। उस आदमी ने अपने हाथ में एक रिवॉल्वर ली हुई थी। वो आदमी चलते हुए पंछी के पास आया और उसे ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से घूरने लगा। उसकी नजरें पंछी को थोड़ा असहज महसूस करवा रही थीं। तो पंछी ने उससे पूछा, जी आप इस जंगल में, क्या आपको हमारे पति ने? अभय को याद करते ही पंछी के शब्द रुक गए और वो बोली, क्या आपको हमारे परिवार ने भेजा है हमें बचाने के लिए? नहीं, मैं इस जंगल में रहता हूँ, उस आदमी ने पंछी के पास आते हुए कहा। उसे अपने करीब आता देखकर पंछी पीछे हटने लगी। वो आदमी पंछी से थोड़ा ही दूर था कि उसने अपना रास्ता बदल लिया। वो शेर के पास जाकर बैठ गया और उसे उलट पलट कर देखने लगा। तो पंछी ने एक राहत की सांस ली। शेर की सांसें अब थम चुकी थीं। उसने अपनी पॉकेट से एक रस्सी निकाली और शेर को उस रस्सी से बांध दिया। वो उठा और पंछी को देखते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ,
इस अकेले जंगल में तुम अकेली हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मदद? हाँ, हमें आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज हमें इस जंगल से बाहर निकालिए। हमें हमारे परिवार के पास जाना है। पंछी उस आदमी के सामने अपने हाथ जोड़कर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी इस जंगल से बाहर निकलने में मदद करूंगा। उस आदमी ने कहा, जी, वैसे आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? पंछी डरते हुए पूछती है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परिवार इस जंगल में ही रहता था। मैं उन्हीं के साथ हूँ। हमारी जरूरत की चीजों की वजह से मैं जंगल से बाहर आता जाता हूँ। मुझे बाहर निकलने का रास्ता पता है। उस आदमी ने कहा। उस आदमी की बात सुनकर पंछी खुश होकर बोली, जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बस हमें इस जंगल से बाहर निकाल दो। अभी रुको, उस आदमी ने कहा तो पंछी उसे देखने लगी। तुम पूरी भीगी हुई हो, मेरे साथ चलो घर में मेरी। उस आदमी ने कहा। पंछी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और उस आदमी के साथ चली गई। इधर अभय जंगल से बाहर निकलकर परिवार वालों के पास जाकर पंछी के बारे में पूछने लगा। मॉम, पंछी मिली? नहीं, पंछी यहाँ नहीं है। हमने उसे हर जगह ढूंढा। संध्या जी परेशान होकर बोली। मॉम, मैंने और राज ने भी उसे जंगल में बहुत ढूंढा, है ना राज? ये कहते हुए वो पीछे पलटा तो देखा कि उसके पीछे राज नहीं है। ये राज कहाँ चला गया? मेरे साथ ही तो था। अभय इधर उधर देखते हुए बोला, पर भाई, आप जब से जंगल से बाहर निकले हो तब से मैंने आपको अकेले ही देखा है। मैं आपसे राज भाई के बारे में पूछने ही जा रहा था। हाँ, राज को? क्या राज को तुमने जंगल में ही छोड़ दिया? सुनीता जी परेशान होकर अभय से बोली, नहीं, हम दोनों साथ ही थे। राज मेरे पीछे ही था। हमने बहुत देर तक पंछी को ढूंढा, वो नहीं मिली तो हम बाहर ही आ रहे थे। अभय घबराहट में कहता है, जरूर राज को पंछी की कोई खबर मिली होगी और वो उसे ढूंढने चला गया होगा। इस बार अर्जुन जी ने कहा, हाँ, वैसे भी वो जंगल के बारे में पंछी से ज्यादा जानता है, पर वो अगर पंछी को ढूंढने आगे निकल गया तो आगे तो जंगली जानवर रहते हैं। कपिल ने कहा, हाँ भैया, मैंने सुना है कि इस जंगल की गहराई में शेर रहते हैं। अभय ने कहा तो सब डर गए। संध्या जी अभय से रोते हुए बोली, दोनों बच्चे जंगल में हैं और इस जंगल में शेर और जंगली जानवर हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। जल्दी रेस्क्यू टीम को कॉल करो और उन्हें अभी यहाँ आने को कहो। मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कॉल करता हूँ। अभय संध्या जी को शांत करते हुए कहता है। इधर राज पंछी को ढूंढते ढूंढते उस जगह आया जहाँ पंछी को वो सांप दिखाई दिया था। उस जगह आते ही वो थोड़ी देर के लिए वहाँ खड़ा होकर हांफने लगा। तभी उसे पत्तियों के हिलने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वो चौकन्ना हो गया। उसने अपनी पॉकेट से एक गन निकाली और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे पेड़ की डाल पर एक रेंगता हुआ सांप दिखाई दिया, जिसे देखकर राज धीरे से आगे बढ़ गया। अमीर खानदान में गन रखना बड़ी बात नहीं है। ये गन लाइसेंस वाली होती हैं, जिसकी एक एक गोली का हिसाब सरकार को देना पड़ता है। वो आदमी पंछी को जंगल के रास्ते से ले जाने लगा। पंछी को उस आदमी पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था, पर वही एक रास्ता था जंगल से बाहर निकलने का। उसने अपने मन में सोचा, अभय जी इतने पत्थर दिल तो नहीं होंगे कि हमें जंगल में अकेला छोड़ दे। हमें उन पर पूरा भरोसा है, वो हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। पर अगर हम उन्हें ना मिले तो हमें उनके लिए कोई निशानी छोड़नी होगी। पर इस जंगल में हम करे तो करे क्या? ये सोचते सोचते उसकी नजर उसकी चूड़ियों पर गई। कुछ सोचते हुए उसने अपनी कलाई से एक एक करके चूड़ियों को खोला और रास्ते में गिराती हुई जाने लगी। लगभग आधा घंटा चलने के बाद पंछी को जंगल के बीचों बीच एक कुटिया दिखी, जो बहुत बड़ी थी। उसे देखकर लगता था कि किसी का भरा पूरा परिवार उसमें वास करता होगा। ये देखकर पंछी ने चैन की सांस ली। उस आदमी ने शेर को अपने घर के बाहर रखा और पंछी से कहा, अंदर चलो। उस आदमी की बात सुनकर पंछी उसके साथ अंदर चली गई। अंदर आकर उसने देखा कि अंदर कोई भी नहीं है। ये देखकर पंछी घबराते हुए बोली, जी, आपके परिवार वाले कहाँ हैं? वो सब उस कमरे में हैं। उस आदमी ने घर के कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो पंछी धीरे से उस कमरे की ओर जाने लगी। पंछी को उस कमरे की तरफ बढ़ता देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई और वो भी पंछी के पीछे पीछे जाने लगा। पंछी उस कमरे के सामने जाकर बोली, जी, कोई है यहाँ? क्या हम आ सकते हैं? पर कमरे के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तो पंछी ने दरवाजा खोल दिया। उसने देखा कि पूरा कमरा खाली है, वहाँ कोई भी नहीं था। खाली कमरा देखकर पंछी घबरा गई और पीछे पलटकर जाने लगी। उसके पीछे वही आदमी खड़ा था, जिसे देखकर पंछी उससे दूर हटते हुए बोली, आपने तो कहा था कि आपकी बीवी और परिवार भी आपके साथ रहते हैं। पंछी की बात सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए बोला, और तुमने मेरी बात मान ली कि मेरी फैमिली इस जंगल में रहती होगी। अरे मैं अकेला रहता हूँ इस जंगल में। पंछी डर कर बोली, आपने हमसे झूठ क्यों कहा? हमें हमारे परिवार के पास वापस जाना है। चुप, अब मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ। अब जब तक तुम जिंदा रहोगी मेरी जरूरतें पूरी करोगी। उस आदमी ने पंछी को देखते हुए कहा, जरूरतें? कौन सी जरूरतें? पंछी ने रोते हुए कहा, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। मेरा खाना बनाना, काम करना और रात को मेरी जरूरतें पूरी करना। ये कहते हुए वो आदमी जोर से हंसने लगा। उस आदमी की बात सुनकर पंछी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो रोते हुए बोली, नहीं, हम शादीशुदा हैं। हमारे पति हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। कोई नहीं बचा पाएगा तुझे। सबको लगेगा कि तू मर चुकी है। अब से तेरी ये नशीली जवानी मेरी कुटिया में मेरी सेवा में गुजरेगी। हाँ।
उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा पाप मत करो, हमें जाने दो, कम से कम भगवान के लिए हमें जाने दो। पंछी उस आदमी के सामने हाथ जोड़कर बोली, भगवान, इस जंगल में मैं ही तेरा भगवान हूँ। उस आदमी ने हंसते हुए कहा और उसने पंछी को उस रूम में बंद कर दिया। पंछी जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें, जाने दो। पर उस जंगल में उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। पंछी की चीखें। रेस्क्यू टीम जंगल में और कपिल उसके साथ ही थे। शाम हो चुकी थी जब आसमान को अंधेरे ने घेर लिया था। अंधेरा होते देख रेस्क्यू टीम के लोगों ने कहा, सर, अंधेरा हो रहा है, हम आगे नहीं जा सकते, हमें यहीं टेंट लगाना पड़ेगा। हम आज यहाँ रात बिताएंगे, फिर कल सुबह खोज जारी रखेंगे। क्या मतलब है आपका? इस जंगल में एक लड़की अकेली है। राज, माना कि एक लड़का है, वो रात के अंधेरे में पेड़ पर चढ़कर बैठ जाएगा, पर पंछी? कपिल ने उन सब पर चिल्लाते हुए कहा, सॉरी सर, पर यह हमारे रूल के खिलाफ है। उस रेस्क्यू टीम के कैप्टन ने कहा, आप लोग यहाँ उन्हें बचाने आए हैं, आप उन्हें अकेला रात में कैसे छोड़ सकते हैं? कपिल चिल्लाते हुए बोला, भाई, ये सही कह रहे हैं, आगे जंगल में बहुत खतरा है। राज और पंछी की वजह से हम इनकी जिंदगी तो खतरे में नहीं डाल सकते। अभय ने कपिल को समझाते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं उन्हें अकेले ही ढूंढने जाता हूँ। कपिल गुस्से में बोला, नो भाई, आगे खतरा है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अभय ने कहा तो कपिल उसे लगा। कपिल की नजरों देखकर अभय घबराते हुए बोला, भाई, जैसी भी है, मेरी बीवी है। हाँ, मेरे भाई, मुझे पता था तुम ऊपर से सख्त हो, पर अंदर से तुम्हारा दिल बहुत कोमल है। कपिल अभय के कंधे को थपथपाते हुए बोला। वो दोनों भाई रेस्क्यू टीम को वहीं छोड़कर जंगल में अकेले चले गए। रेस्क्यू टीम के कैप्टन ने उन्हें बहुत रोका, पर वो नहीं रुके। इधर जंगल में राज चलते चलते नदी के पास आ गया था। अपने सामने नदी को देखकर वो वहां जाकर बैठ गया। उसने नदी से पानी लिया और उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राज को बहुत अच्छा लग रहा था। राज आसमान की तरफ देखते हुए बोला, ओ पंछी, तुम कहाँ चली गई? अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं? अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है। राज इधर उधर देखते हुए खुद से बोला, एक काम करता हूँ, आज की रात यहीं एक पेड़ पर बिता लेता हूँ, उजाला होते ही पंछी को ढूंढने चला जाऊंगा। ये कहकर राज वहीं नदी के किनारे एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। दिन भर वो जंगल में पंछी को ढूंढ रहा था, जिसके कारण वो बहुत थक गया था। थकान के कारण उसकी आंखें भारी हो गईं और नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। इधर पंछी उस कमरे में जोर से रोते हुए चिल्ला रही थी, कोई बचाओ, कोई हमारी मदद करो, प्लीज हमें जाने दो, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। पंछी रोते हुए चिल्ला रही थी, पर उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक उस रूम का दरवाजा खुला। वो आदमी रूम के अंदर आ गया। वो आदमी अकेला नहीं था, उसके साथ एक और आदमी था, जिसने एक काले रंग का बड़ा सा कोट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर नकाब लगा हुआ था, जिससे पंछी उसका चेहरा नहीं देख पाई। वो आदमी अंदर आया और दूसरे आदमी से बोला, मालिक, ये रही आपकी शिकार। फूल अभी अभी खिला है, बस तोड़ने की देरी है। देखकर लग रहा है कि नई नई शादी हुई है, पति के साथ हनीमून पर आई होगी, पर हनीमून तो आप मनाओगे। उस आदमी की बात सुनकर पंछी पीछे हटते हुए बोली, प्लीज भगवान के लिए छोड़ दो हमें, ऐसा पाप मत करो, हम शादीशुदा हैं। पाप? रानी, ये जिस्म से जिस्म का मिलना पाप होता तो भगवान ने ये चीज बनाई ही नहीं होती। पहले वाले आदमी ने कहा, जी, आपके घर में भी तो माँ बहन होगी, उनके साथ कोई ऐसा करेगा तो क्या फिर भी आप यही बात बोलेंगे? पंछी उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली, चुप, बहुत जबान चलती है ना तेरी, अभी बताता हूँ तुझे। ये कहकर पहले वाले आदमी ने अपनी पॉकेट से एक शीशी निकाली और उसे पंछी को जबरदस्ती पिलाने लगा। पंछी उस दवाई को नहीं पीना चाहती थी, पर फिर भी उस आदमी ने जबरदस्ती उसे वो दवाई पिला दी। उस दवाई को पीते ही पंछी का सिर भारी हो गया, उसे चक्कर आने लगे। उस दवाई को पीते ही उसके पूरे तन में जलन होने लगी। उसके अंदर एक आग सी जल उठी। वो अपने बदन की जलन से तड़प उठी। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लगी। उसके पूरे बदन में मानो आग सी लग गई हो। जलन के मारे वो जमीन पर लेट गई और जोर से कराहने लगी। पंछी की इस हालत को देखकर उस दूसरे वाले आदमी ने पहले वाले आदमी को जाने का इशारा किया। दूसरे वाले आदमी का इशारा पाते ही पहला वाला आदमी वहां से चला गया। उस आदमी के जाते ही उस दूसरे वाले आदमी ने दरवाजा बंद कर दिया और आकर पंछी के पास बैठ गया। उसने अपना नकाब हटाया और धीरे धीरे से पंछी के बालों को सहलाने लगा। पंछी इस वक्त पूरे नशे में थी, उसे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। उसने धीरे से कहा, अभय जी, अभय। पंछी की बात सुनकर उस इंसान ने एक अजीब सी स्माइल दी तो पंछी बोल पड़ी, नहीं नहीं, आप अभय नहीं हो सकते, आप उनसे बहुत अलग हो, हमें अभय के पास जाना है। पंछी की बात सुनकर उस आदमी ने जोर से पंछी का मुंह दबा दिया। कुछ देर बाद सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही पंछी की आंखें खुल गईं। आंखें खोलते ही पंछी की आंखों के सामने राज का चेहरा आ गया। राज को देखते ही पंछी उसके गले लग गई और फपक फपक कर रोने लगी। राज पंछी को देखकर पूछता है, पंछी, तुम ठीक तो हो ना?
राज की बात सुनकर पंछी इधर उधर देखती है। वो नदी के पास थी। खुद को नदी के पास देखकर पंछी शॉक्ड हो गई और घबराते हुए बोली, "हाँ, हम यहाँ कैसे आए? हम तो कुटिया में थे ना। और वो आदमी कहाँ गया?" पंछी, तुम किस आदमी के बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हें ढूंढने इस जंगल में आया था और अंधेरा हो जाने के कारण मुझे इस पेड़ के पास ही रुकना पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि तुम इस नदी के किनारे बेहोश पड़ी हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम यहाँ थी तो मुझे आवाज क्यों नहीं लगाई? राज परेशान होकर बोला, "ये क्या हो रहा है? हम यहाँ नहीं थे। वो आदमी ने हमारे साथ।" ये कहते कहते पंछी रोने लगी। पंछी को रोते हुए देखकर राज घबराते हुए पूछता है, "कौन आदमी? पंछी, उसने क्या किया तुम्हारे साथ? पंछी बोलो, घबराओ मत, बताओ मुझे क्या हुआ है?" राज की बात सुनकर पंछी उसे सब सच सच बता देती है। "राज, हमें नहीं पता कि उसने हमारे साथ कुछ गलत किया है या नहीं। उसने हमारे कपड़े, हाँ, उसके बाद हम बेहोश हो गए।" पंछी की बात सुनकर राज उसे गले लगाते हुए बोला, "नहीं पंछी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम शांत हो जाओ और ये बात किसी से मत कहना। मैं मौसी से बात करूंगा।" "राज, हमें सच में नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है। वो आदमी बहुत अजीब था। उसने हमें पहले बहुत मारा, जैसे जानवर अपने शिकार को मारता है।" पंछी ने अपने शरीर पर लगी हुई चोट राज को दिखाते हुए कहा। पंछी की चोटों को देखकर राज की भी आंखें भर आईं। उसने पंछी से कहा, "पंछी, मैं हूं ना, मैं उस आदमी का पता जल्दी लगा लूंगा। तुम बस चुप रहना।" "नहीं राज, अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। हमारे लिए जिंदा रहना पाप के समान है।" पंछी रोते हुए बोली, "पागल मत बनो। इस दुनिया में 50% महिलाएं इस बलात्कार जैसे जुल्म से गुजर रही हैं, जिनमें 10% लड़कियों ने अपनी जान भी दी है, क्योंकि उनकी सोच तुम्हारी जैसी थी। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और तुम कह रही हो ना कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। ये भी तो हो सकता है कि उसने बस तुम्हें मारा हो, जिससे तुम बेहोश हो गई, और उसने सोचा कि तुम मर चुकी हो, जिसके कारण उसने तुम्हें नदी के किनारे फेंक दिया हो।" राज पंछी को समझाते हुए बोला, "वो सब कहने से क्या होता है? लोगों के सामने तो हम दूषित हो गए ना।" पंछी रोते हुए बोली, "क्या आज अगर ये सब अभय करता तब तुम पाप की भागीदार नहीं होती? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। इस छोटे से इंसिडेंट के कारण तुम अपनी इतनी कीमती जिंदगी को बर्बाद मत करो। अगर तुमने अभय को ये बात कही तो वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम जिंदा रहने के लायक नहीं बचोगी। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ, चुप रहो। बस सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं, बस थोड़ा टाइम दो मुझे।" राज पंछी को समझाते हुए बोला तो पंछी उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उसकी रुलाई में घुटन थी। आंखें बंद करते ही उसे कल की वो भयंकर रात याद आ रही थी। वो राज को कह नहीं सकती थी कि कल उसके साथ क्या हुआ था। राज बस उसे गले लगाकर उसका सिर सहलाते हुए कहे जा रहा था, "सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना।" उसकी आंखें भी भर आई थी। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो पंछी को सच बता सके। अगर पंछी को पूरा सच पता चल गया तो वो अपनी जान ही दे देगी। सच तो ये है कि पंछी उसे बहुत बुरी हालत में मिली थी। राज जब पेड़ पर बैठा बैठा सो गया था तो सूरज की पहली किरण से उसकी नींद खुली। आंखें खुलते ही उसकी नजरें नदी के किनारे एक लड़की पर पड़ती है। उस लड़की को देखते ही राज को लगा कि वो पंछी है। ये सोचकर राज भागकर नदी के किनारे गया। वहां जाते ही पंछी की हालत देखकर राज ने अपना मुंह फेर लिया। वो पंछी की हालत देखकर हैरान था। पंछी एक सफेद चादर में लिपटी हुई उसे मिली थी। उसके पूरे बदन पर चोट ही चोट थी। उस सफेद चादर पर भी जगह जगह खून के धब्बे थे। पंछी के कपड़े वहीं नदी के किनारे पड़े हुए थे। ये देखकर राज पंछी के पास आया और उसे उठाने लगा, पर पंछी बेहोश थी। उसे ध्यान से देखने के बाद राज को समझ में आ गया कि किसी जानवर ने अपनी हवस की आग पंछी के द्वारा बुझाई है। पंछी की ये हालत देखकर राज को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो अभय को अच्छी तरह से जानता था। वो पंछी की जिंदगी नर्क से भी बदतर बना देगा। उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसकी चीजों पर हाथ साफ करे, चाहे वो उसे पसंद हो या ना हो। और अभय को तो बस एक मौका चाहिए था पंछी को संध्या जी और पूरी दुनिया के सामने जलील करने का। बहुत देर सोचने के बाद राज उठा और उसने अपनी आंख में अपने रुमाल की पट्टी बांध ली। उसके बाद पंछी से माफी मांगते हुए उसने धीरे से उसकी चोटों को साफ किया और फिर उसे पूरे कपड़े पहना दिए। कपड़े पहनाने के बाद उसने अपनी आंखों से पट्टी हटा दी और पंछी को नदी के किनारे से उठाकर पेड़ के नीचे लाकर सुला दिया। उसके बाद धीरे धीरे वो उसके पैरों के तलवों पर मसाज करने लगा, जिससे थोड़ी देर में पंछी को होश आ गया था। अभी भी पंछी के शरीर की चोटें ताज़ा थीं, पर राज के पानी से साफ करने के कारण अब चोटों से खून नहीं निकल रहा था, पर दर्द से उसका पूरा बदन फटा जा रहा था। राज जानता था कि पंछी का यूं टूटकर उसके गले लगना उन दोनों के लिए सही नहीं होगा। राज धीरे से पंछी को खुद से दूर करते हुए कहता है, "तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। घर जाकर मैं मौसी से बात करूंगा। तब तक तुम किसी से कुछ मत कहना। शायद कोई पागल होगा जिसने सिर्फ तुम्हें मारकर अपने दिल की आग को ठंडा किया है। उसके बाद उसे लगा होगा कि तुम मर चुकी हो, इसीलिए उसने तुम्हें नदी के किनारे फेंक दिया। पर अब तुम ठीक हो ना?" राज ने बड़े ही सरल लहजे में पंछी को समझाया।
राज के समझाने से पंछी थोड़ा शांत हो गई। तब उसे याद आया कि वो दोनों जंगल में हैं। पंछी राज से पूछती है, राज जी, आप जंगल में अकेले? तुम्हें ढूंढने आया हूँ, राज बोला। राज की बात सुनकर पंछी अपने मन में कहने लगी, हाँ, जो हमारे पति हैं, आज आपकी जगह उन्हें होना चाहिए था। खैर, उन्हें अगर आज हमारी जरा सी भी चिंता होती तो वो यूं हमें जंगल में अकेले छोड़कर नहीं चले जाते। पंछी को खोया देख राज उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, पंछी, मुझे पता है तुम उन लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो जो परिवार को अकेले छोड़कर यहाँ वहाँ घूमे। तो बिल्कुल सच सच बताना कि तुम उस जंगल में अकेले क्यों आई थी। राज की बात सुनकर पंछी उसे सारी बातें बता देती है कि उसे प्रियंका ने यहाँ भेजा और अभय ने उसे कैसे अकेला छोड़ दिया। राज जानता था कि अभय ने ही कुछ किया होगा। पंछी को समझाते हुए कहता है, पंछी, तुम अभी ऐसे रास्ते पर हो जहां तुम्हें एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ना है। अभय एक बिजनेसमैन है, उसे किसी भी बात को खत्म करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए तुम्हें भी अब थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। पंछी राज की सारी बातें सुन रही थी तो राज ने कहा, पंछी, अब हमें इस जंगल से बाहर निकलना चाहिए। राज की बात से पंछी सहमत थी तो वो उठने लगी, पर पूरे बदन में चोट होने के कारण वो दर्द से कराहने लगी। राज को पंछी की ऐसी हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, पर वो उसके दर्द का आधा भाग भी अपने शरीर में नहीं ले सकता ना। राज पंछी से बोला, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। राज की बात सुनकर पंछी थोड़ा हिचकिचाई, पर उसके पास इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं था। वो राज की पीठ पर चढ़ गई और राज उसे उठाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। थोड़ा आगे पहुंचते ही उन लोगों को वहां कपिल और अभय मिल गए। अभय को देखते ही राज ने पंछी को नीचे खड़ा कर दिया, पर पंछी की इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो खुद से खड़ी हो पाए। राज और पंछी को साथ देखकर अभय की आंखों में हल्का गुस्सा देखा जा सकता था। पंछी की ये हालत देखकर कपिल परेशान होकर राज से पूछता है, राज, पंछी की ये हालत किसने की? और पंछी, तुम ठीक तो हो ना? वो भैया, जंगल में पंछी के ऊपर एक शेर के बच्चे ने हमला कर दिया था। शेर का नाम सुनकर अभय और कपिल दोनों पंछी को देखने लगे तो राज ने फिर कहा, मैं उसी वक्त वहां पहुंच गया था जिसके कारण मैंने शेर पर गोली चला दी। क्या? वो शेर कहाँ है? अभय पूछता है। वो शेर भाग गया, मैंने बस उसे डराया था, वो जिंदा है। राज ने अपने मन से झूठी कहानी बनाकर दोनों को सुना दी। कपिल पंछी से बोला, पंछी, मुझे पता है इस जंगल का सफर तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा ना, पर अब तुम चिंता मत करो, अब हम फिर से एक साथ हैं और इस बार कोई शेर कोई सांप तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। कपिल की बात सुनकर पंछी की आंखों में आंसू आ गए तो राज बात को संभालते हुए बोला, भैया, हम आगे चलकर बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। राज की बात कपिल को सही लगी क्योंकि दोनों ही पंछी और अभय को अकेले छोड़ना चाहते थे। राज कपिल के साथ जाने के लिए आगे बढ़ा था कि पंछी ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। तो राज ने एक नजर उसकी तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाकर अपनी पल झपकाकर, मैं यही हूँ, इशारा कर दिया। उसके बाद राज कपिल के साथ वहां से आगे बढ़ गया। राज और कपिल के जाने के बाद वहां बस अभय और पंछी ही बचे थे। पंछी अभी भी अभय को देखकर डर रही थी। अभय ने पंछी और राज के बीच हो चुकी इस हरकत को देख लिया था। अभय पंछी के पास आया और उसने कसकर उसकी बाजू को पकड़ लिया और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, नीच लड़की, जब तुम कल अकेले जंगल में गई थी तो वहां से अकेला आ नहीं पाई। तुम्हारी वजह से मेरा भाई राज पूरी रात इस जंगल में अकेले भटक रहा था। न जाने तुमने ऐसा कौन सा जादू किया है उस पर जो तुम्हें शादी के मंडप पर छोड़कर चला गया, लेकिन आज वही तुम्हारे लिए इस जंगल में अकेले तुम्हें ढूंढने निकल गया। नहीं, वो हमें रास्ता याद नहीं आ रहा था, इसीलिए हम जंगल में खो गई। पंछी रोते हुए बोली, रास्ता भूल गई? इतनी बड़ी बेवकूफ हो? क्या पता तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया है। माँ बाप का नाम सुनकर पंछी अभय को अपनी आंसू भरी आंखों से देखने लगी, जैसे कि पूछ रही हो, मैं मरते मरते बची हूँ, पर आप मेरी तबीयत पूछने की जगह अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो। क्या क्या देख रही हो? ये चोट? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये चोटें देखकर मेरा दिल पिघल जाएगा और मैं प्यार से तुम्हारी चोट पर मरहम लगाऊंगा? ये तुम्हारी गलतफहमी है। चोट? कौन सी चोट? जो जख्म आपने हमारे दिल में उस पराई लड़की को अपनी बाहों में लेकर दिया है, उसके सामने ये बाहरी चोट कुछ भी नहीं है अभय। अब पंछी की बर्दाश्त करने की सीमा खत्म हो चुकी थी। उसे इस वक्त अपने पति के गले लगकर रोना था। उसे कल से लेकर आज सुबह तक की हर बात बतानी थी, पर अभय उसकी हालत को ना समझकर उस पर गुस्सा किए जा रहा था। क्या क्या कहा तूने? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, यही संस्कार है ना तेरे? अभय गुस्से में बौखलाते हुए बोला, नहीं अभय, हम आज भी आपकी इज्जत करते हैं, आप हमारे पति हैं, पर आप कभी हमें समझने की कोशिश ही नहीं करते। आप अगर उस समय हमें अकेले छोड़कर ना गए होते तो आज आपको हमें ढूंढने जंगल में आना ही नहीं पड़ता। पंछी अभय को समझाते हुए बोली, क्या क्या कहा तूने? तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। ये कहकर अभय ने अपना हाथ उठाया पंछी को थप्पड़ मारने के लिए। अभय का हाथ अपनी तरफ आता देख पंछी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और खुद को मार खाने के लिए मजबूत कर लिया। पर बहुत समय तक भी जब उसके गाल पर कोई मार नहीं पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने अभय मुस्कुराते हुए खड़ा था। पंछी अभय को मुस्कुराते देखकर अवाक थी, पर तभी अभय ने उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया और पंछी के कान में धीरे से बोला, सॉरी, मैं कभी कभार थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा कर देता हूँ। पंछी अभय का ये नया रूप देखकर हैरान थी।
अभय खींचकर पंछी को अपने गले से लगा लेता है और धीरे से उसके कान में कहता है, सॉरी, मैं कभी कभार थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, प्लीज कुछ माइंड मत करना। अभय की बात सुनकर पंछी अभय के गले से लगी उसे हैरानी भरी आंखों से देखने लगी। तभी अभय उससे पूछता है, बहुत दर्द हो रहा है ना? पंछी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसे देखते हुए बोली, क्या आपने हमें अपना लिया है? पंछी की बात सुनकर अभय के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। पंछी उसे देख रही थी, उसका दिल बेचैन था। नहीं, तुम लाख कोशिश कर लो, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी जगह नहीं बन सकती। पर मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। जब तक तुम मेरी पत्नी बनकर मेरे साथ हो, तब तक मैं तुम्हारे प्रति अपना व्यवहार थोड़ा अच्छा रखूं। पंछी ने फिर से अपना सिर झुका लिया, क्योंकि वो अभय को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहती थी। अभय पंछी को देखते हुए पूछता है, क्या अभी राज ने जो कहा वो सच है? पंछी अभय को सब सच बताना चाहती थी, पर उसे राज की कही हुई बात याद आ गई और उसने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी कपिल और राज वहां आ गए। उनके साथ रेस्क्यू टीम के लोग भी थे। वो सब लोग जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। जंगल से बाहर निकलते वक्त अभय ने पंछी को अपनी पीठ पर बैठाना चाहा, पर पंछी ने मना कर दिया। तो अभय उसे खुद का सहारा देते हुए जंगल से बाहर निकलने के रास्ते पर चलने लगा। कुछ ही समय में वो लोग जंगल से बाहर निकल आए। जंगल से बाहर निकलते ही उनके सामने सारे परिवार वाले थे। पंछी को देखते ही संध्या जी ने रोते हुए उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमते हुए बोली, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है? ये कहते हुए उन्होंने पंछी को खुद से दूर किया और भरी आंखों से उसे देखने लगी। पंछी के शरीर पर जख्मों को देखकर संध्या ने घबराते हुए पूछा, पंछी, तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम्हारे शरीर पर इतने सारे जख्म? संध्या जी की बात सुनकर पंछी थोड़ा घबरा गई और वो रोते हुए संध्या जी को सब बताने ही वाली थी कि तभी वहां राज आ गया और बात को संभालते हुए बोला, वो मौसी, कुछ नहीं, पंछी जंगल में गिर गई थी। ये कहते हुए राज ने उन्हें अपनी आंखों का इशारा कर दिया। राज के इशारे को समझकर संध्या जी शांत हो गई। तो कुछ ही देर में वो सब घर के लिए निकल गए। पिकनिक तो एक यादगार पिकनिक बनकर रह गई पंछी की जिंदगी में। अगले दिन राज के घर वाले वहां से चले गए। उनके साथ लाजो भी अपने गांव वापस चली गई। जाने से पहले पंछी ने उसे अपनी कसम दी थी कि वो गांव में जाकर उसके माँ बाबूजी को कुछ नहीं बताएगी। लाजो उसकी बात मान गई और वो सब लोग बनारस वापस चले गए। अर्जुन जी भी मुंबई वापस चले गए, क्योंकि उन्हें जयपुर में रहना अच्छा नहीं लगता था। संध्या जी भी उनके साथ जाना चाहती थी, पर अभय के पंछी के प्रति व्यवहार को देखकर वो पंछी को अभय के साथ अकेला नहीं छोड़ सकती थी। अब बस घर में संध्या जी, अभय, पंछी और राज ही बचे थे। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। पंछी हमेशा अपने कमरे में ही उदास बैठी रहती थी। वो कभी रोती और कभी खुद को गुनहगार समझकर अपना सिर पीटती। इन 2 दिनों में संध्या जी को भी बहुत काम था, जिसके कारण उनका ध्यान पंछी पर नहीं गया। अभय भी इन दिनों काम में बहुत व्यस्त था, जिसके कारण वो घर नहीं आया और उसकी इस हरकत को राज ने नोटिस कर लिया था, क्योंकि उसे अभी भी पंछी की फिक्र थी। राज पंछी को समझ सकता था। उसकी बात का मान रखकर पंछी ने अपने साथ हुए हादसे की बात किसी को नहीं बताई। वो भला उसे जाकर क्या ही कहता। उसे यूं रोता देखकर राज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो कुछ भी पंछी के साथ हुआ वो अभय को न सही, पर संध्या जी को तो बताना ही पड़ेगा। ये सोचकर राज संध्या जी के पास गया। संध्या जी के रूम के बाहर आते ही राज ने रूम का डोर नॉक किया। कम इन, संध्या जी ने कहा तो राज अंदर चला गया। राज को देखकर संध्या जी कहती हैं, अरे राज बेटा, तुम्हें अंदर आने के लिए नॉक करने की क्या जरूरत है? तुम मेरे लिए वैसे ही हो जैसे कि अभय। वो मौसी, मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। राज संध्या जी की बात सुनकर बोला, हाँ बोलो ना बेटा। संध्या जी पूछती हैं तो राज दरवाजा बंद करते हुए कहता है, उस दिन जंगल में पंछी को जो चोट लगी थी वो गिरने की वजह से नहीं लगी थी, बल्कि उसके साथ क्या? राज को चुप होता देख संध्या जी ने पूछा, मैं इन कामों में भूल ही गई थी, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। संध्या जी बोली, वो मौसी, पंछी का रेप हुआ था। राज ने अपनी आंखें बंद करके एक सांस में कह दिया। संध्या जी और राज पंछी के रूम में आए। रूम में पहुंचकर उन दोनों ने देखा कि पंछी जमीन पर बैठी हुई थी। रोने की वजह से उसकी आंखें सूजकर लाल हो चुकी थीं। संध्या जी उसके पास गईं और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, पंछी। संध्या जी की आवाज सुनकर पंछी ने उनकी तरफ एक नजर देखा, पर फिर अपना मुंह फेरकर रोने लगी। पंछी बेटा, तुम रो क्यों रही हो? जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मेरी बच्ची, इस हैवानियत का शिकार बहुत सी लड़कियां होती हैं और बहुत लड़कियां बच भी जाती हैं, और तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हो सकता है उसने सिर्फ तुम्हें मारा पीटा हो और तुम्हें मारने पीटने के बाद उसे लगा हो कि तुम मर चुकी हो, जिसके कारण वो हैवान तुम्हें नदी के किनारे फेंक कर चला गया हो। संध्या जी ने पंछी को समझाते हुए कहा। संध्या जी की बात सुनकर पंछी अपनी भरी हुई आंखों से उन्हें देखने लगी। तो संध्या जी ने फिर कहा, यही हुआ होगा, वरना वो तुम्हें नदी के किनारे क्यों फेंकता? तुम्हारे साथ वही सब करने के लिए वो तुम्हें अपने पास कैद करके नहीं रखता। संध्या जी की बात सुनकर पंछी उनके गले से लगकर रोती हुई आवाज में बोली, माँ, अभय जी हमें पसंद नहीं करते
और अगर उन्हें ये सब पता चलेगा तो वो हमसे नफरत करने लगेंगे। माँ, हम क्या करें? अपने पति से इतनी बड़ी बात छुपा भी तो नहीं सकते ना। हाँ बेटा, मुझे पता है हम ये बात अभय से नहीं छुपाएंगे, पर हम अभी ये बात अभय को नहीं बताएंगे। संध्या जी पंची की पीठ को सहलाते हुए बोली, बेटा सही समय आने दो, तब मैं खुद अभय को ये बात बता दूंगी, पर तब तक के लिए तुझे कसम है मेरी, तू अभय या घर के किसी भी सदस्य को ये बात नहीं बताएगी। संध्या जी ने पंची का हाथ अपने सिर पर रखकर उसे अपनी कसम देते हुए कहा। पंची अपना हाथ वहां से हटाना चाहती थी, पर संध्या जी ने उसे अपनी भरी हुई आंखों से देखते हुए कहा, यही प्यार है तेरा? अपनी माँ की बात नहीं मानेगी? नहीं माँ, मैं कसम देती हूँ, जब तक आप नहीं कहेंगी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, चाहे वो अभय जी ही क्यों ना हो। पंची कहती है, ये हुई ना बात, देखो रो रो कर अपनी क्या हालत बना रखी है। मेरी बच्ची इतनी जल्दी हार नहीं मानते, और उस कमीनी प्रियंका को उसकी औकात भी तो दिखानी है ना। संध्या जी मुस्कुराते हुए बोली, तो पंची भी हाँ में अपना सिर हिला देती है। संध्या जी पंची के आंसुओं को पोंछते हुए कहती हैं, तुम 2 दिनों से इस रूम में अकेली बैठी थी, जाओ आज राज के साथ थोड़ा बाहर घूमो। संध्या जी की बात सुनकर राज और पंची एक दूसरे की तरफ देखने लगे, तो संध्या जी ने कहा, क्या हुआ, एक दूसरे की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने कोई कठिन काम बोल दिया? राज तुम्हारे लिए एक दोस्त जैसा है, तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें जयपुर के बारे में पता चलेगा, जिससे तुम थोड़ी एक्टिव हो जाओगी। संध्या जी की बात सुनकर पंची ने धीरे से अपना सिर हिला दिया, तो संध्या जी ने कहा, पंची मैं तुम्हारे साथ चलती, पर मुझे कुछ जरूरी काम है जिसके लिए मुझे थोड़ा बाहर जाना है, पर तुम राज के साथ चली जाओ। ये कहकर संध्या जी राज की तरफ पलटते हुए बोली, राज पंची को जयपुर का हवा महल जरूर दिखाना, और बाबू बाजार भी, और पंची जिस चीज पर हाथ रखे तुम उसे वहीं खरीद लेना, चाहे वो कितना ही महंगा क्यों ना हो। राज संध्या जी को कुछ कहना चाहता था, पर कह नहीं पाया। उसने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और संध्या जी के साथ पंची के रूम से बाहर चला गया, और थोड़ी ही देर में पंची तैयार होकर बाहर हॉल में चली गई। राज पंची को आते देख वो और थोड़ी ही देर में पंची तैयार होकर बाहर हॉल में चली गई। राज हॉल में पंची का ही इंतजार कर रहा था। पंची को आते देख वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, पंची तुम तैयार हो ना? राज की बात सुनकर पंची ने हाँ में अपना सिर हिला दिया, तो राज उसे लेकर घर से बाहर आ गया। संध्या जी ने राज को कार ले जाने से मना किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि पंची जयपुर को अच्छे से देखे, उसे समझे। घर के बाहर आकर राज एक रिक्शा रोकते हुए कहता है, भैया हवा महल चलिएगा? जी साहब बैठ जाइए, उस रिक्शे वाले ने कहा, तो राज और पंची उसके रिक्शे में बैठ गए और रिक्शा चल पड़ा। रिक्शे में राज और पंची दोनों बिल्कुल शांत बैठे थे। वो दोनों ही रिक्शे से बाहर देख रहे थे। दोनों को ही एक साथ बहुत अजीब लग रहा था। वहीं पंची के मन में चल रहा था कि उसे बाहर घुमाने अभय को लाना चाहिए था, न कि राज को। और दूसरी तरफ राज के मन में चल रहा था कि पंची क्या सोच रही होगी। खैर इसी उलझन में वो लोग हवा महल पहुंच गए। हवा महल को देखकर पंची ने राज से पूछा, इसमें कितनी सारी खिड़कियां हैं? पंची की बात सुनकर राज मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ इसीलिए तो इसे हवा महल कहते हैं। अच्छा क्या इस महल में कोई राजा रहते थे? पंची राज को देखते हुए पूछती है। उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए राज कहता है, हाँ यहाँ के एक राजा ने इस महल को अपनी रानियों के लिए बनवाया था। राज परिवार की औरतें बाहर वालों के सामने नहीं आती थी ना, इसीलिए वो बहुत सारे छोटे बड़े त्योहारों को देख ही नहीं पाती थी, जिसके कारण राजा ने उनके लिए ये आलीशान महल बनवाया, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारे खिड़की दरवाजे हैं, जिससे रानियां बाहर होते हुए त्योहारों को देख पाएं। पंची राज की बात ध्यान से सुन रही थी। उसे हवा महल और हवा महल की रानियों की कहानी बहुत दिलचस्प लग रही थी। राज उसे वहां से हवा महल के पास वाले मार्केट बाबू बाजार ले गया, जहां मानो कोई मेला लगा हो। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े, बैग, चूड़ियां और लहंगा, घाघरा, चोली, ये सब जरूरी सामान के स्टॉल्स लगे हुए थे। उन सब की सजावट को देखकर पंची को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने ये सब पहली बार देखा था। इससे पहले भी वो अपने गाँव में लाजो के साथ मेले में गई थी, जो कि बिल्कुल ऐसा ही। फर्क ये था कि ये शहर का मेला था और वो गाँव का। गाँव में इतने सारे नए डिजाइन की चीजें नहीं होती। राज पंची से पूछता है, पंची तुम्हारे लिए कुछ नहीं लेना है? राज की बात सुनकर पंची ना में अपना सिर हिला देती है, तो राज फिर पूछता है, कुछ खाना है? पंची फिर से अपने सिर को ना में हिला देती है, तो राज उसे चाट का स्टॉल दिखाते हुए कहता है, पंची कुछ चटपटा खाओगी? पंची फिर से अपना सिर ना में हिला देती है और इधर उधर देखने लगती है, तो राज फिर पूछता है, आइसक्रीम? पंची फिर से अपना सिर ना में हिलाती है, तो राज इस बार पूछता है, गोलगप्पे? जी नहीं, हमें कुछ नहीं खाना। पंची कह ही रही थी कि इस बार राज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर गोलगप्पे के ठेले के सामने ले गया। पंची ने बार बार ना कहा, पर राज की जिद के कारण उसे खाना ही पड़ा। एक गोलगप्पा खाते ही वो खुद को रोक नहीं पाई और फिर ढेर सारे खाने लगी। राज वहीं खड़ा होकर पंची को गोलगप्पे खाते हुए देख रहा था, तो पंची ने उससे पूछा, राज जी आप नहीं खाएंगे? नहीं मुझे ये अच्छे नहीं लगते, तुम खाओ। राज मुस्कुराते हुए बोला, क्या
आपको इतने अच्छे गोलगप्पे नहीं पसंद? आप एक बार खाकर तो देखिए, आप भी हमारी तरह खुद को और खाने से रोक नहीं पाएंगे। पंछी ने एक गोलगप्पा अपने मुंह में डालते हुए कहा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम्हें अच्छे लगते हैं ना, तुम खा लो। राज पंछी को मना करते हुए बोला। राज ये कह ही रहा था कि तभी पंछी एक गोलगप्पा राज के मुंह में डालते हुए कहती है, ये हमारी पहली मोहब्बत है, जिसे ना सुनना पसंद नहीं। ये कहकर वो हंसने लगी। राज पंछी के इस बचपने को देखकर हैरान था। पंछी के चेहरे पर बच्चों वाली मुस्कान थी। उसे ऐसे हंसते देखकर राज मुस्कुराने लगा तो पंछी थोड़ा झेप गई और धीरे से बोली, अब वो हमें माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों दोस्त हैं, तो दोस्ती में ये सब चलता है। राज मुस्कुराते हुए बोला। राज देख सकता था कि पंछी की वो मुस्कुराहट धीरे धीरे गायब हो रही थी, तो उसने कुछ सोचकर पंछी का मूड ठीक करने की कोशिश करते हुए कहा, वैसे वो अभय है ना? अभय का नाम सुनकर पंछी राज को देखने लगी तो राज ने कहा, हाँ वही तुम्हारा बेवकूफ पति, जो कि दिन भर बस काम ही करता रहता है। जब छोटा था तो उसे मौसा जी से बहुत धुलाई मिलती थी, आखिर मिले क्यों ना, इतना बेवकूफ जो था, पर अब देखो कितना स्मार्ट बिजनेसमैन बन गया है। राज के मुंह से अभय के बचपन की बातें सुनकर पंछी का ध्यान अभय के बचपन पर चला गया और वो अपने मन में सोचने लगी, विश्वास ही नहीं हो रहा, अभय जी क्या आप बचपन में ऐसे होंगे? तब आपके ये आदेश कहाँ थे जब प्रियंका जी ने माँ से बदतमीजी की थी? पंछी को अपने ख्यालों में खोया हुआ देखकर राज पूछता है, अरे पंछी कहाँ खो गई? अभय को मैंने बेवकूफ कहा तो तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस हम सोच रहे थे कि ये बाजार कितना सुंदर है ना। पंछी बात बदलते हुए बोली, हाँ सुंदर तो बहुत है, और शाम को तो इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। राज कहता है। पंछी एक चूड़ियों की दुकान को देखने लगती है तो राज उससे पूछता है, पंछी तुम्हें कुछ खरीदना नहीं है? पंछी ना में सिर हिला देती है तो राज कहता है, अच्छा ठीक है, तो तुम्हें छाया भाभी, माँ, मौसी, सुहाना और लाजो के लिए भी कुछ नहीं खरीदना? उन लोगों ने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दिए हैं और तुम उनके लिए कुछ नहीं लोगी, मौसी को बुरा लगेगा। पंछी को राज की बात सही लगी और उसने सोचा, अपने लिए ना सही पर अपने परिवार के लिए तो वो खरीद ही सकती है। ये सोचकर वो खरीदारी करने लगी। उसने छाया के लिए झुमके लिए और सुहाना और लाजो के लिए राजस्थानी डिजाइन का साइड बैग और सुनीता जी के लिए एक प्यारी सी राजस्थानी डिजाइन की साड़ी, दादी के लिए शॉल और संध्या जी के लिए वो गिफ्ट देख रही थी कि तभी उसे वहाँ एक चश्मे की दुकान दिख गई। पंछी को उसमें से एक सनग्लास अभय के लिए बहुत पसंद आया। उसे लगा कि जब अभय का बर्ताव उसके प्रति नरम हो जाएगा तब अभय इसे लेने से मना नहीं करेगा। उसने 3 सनग्लासेस ले लिए, कपिल, ऋषि और राज के लिए। उसके बाद वो शॉल की दुकान में जाकर संध्या जी के लिए एक शॉल देखने लगी। उसे एक ब्लैक कलर का शॉल संध्या जी के लिए बहुत पसंद आया। शॉल को देखकर उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और उस शॉल को अपने ऊपर डालते हुए मुस्कुराते हुए राज से पूछने लगी, राजी ये शॉल माँ के लिए कैसी रहेगी? पंछी की बात सुनकर राज, जो कि इधर उधर देख रहा था, वो पंछी की तरफ देखने लगा। पंछी ने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई थी। ये वही साड़ी थी जिस साड़ी में अभय ने उसे पहली बार देखा था। और पंछी के होठों की वो प्यारी मुस्कुराहट, राज बस देखता ही रह गया। राज पंछी को देखे जा रहा था पर पंछी की नजरें कहीं और थीं। पंछी की नजरों में डर और घबराहट थी। उसने अपने हाथों को अपनी नजरों की दिशा में दिखाते हुए राज से कहा, राजी राजी। पंछी बहुत घबराई हुई थी। उसकी आंखों में उसका डर साफ दिख रहा था। उसकी आंखें नम हो गई थी। पंछी को इतना घबराया हुआ देखकर राज परेशान होकर पूछता है, पंछी क्या हुआ तुम्हें, इतनी घबराई हुई क्यों हो? राजी वो। हाँ पंछी बोलो, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? राज पंछी को घबराया हुआ देखकर उससे पूछता है, वो राजी, वो आदमी। कौन आदमी? राज परेशान होकर कहता है, राजी वो आदमी वही है जिसने हमारे साथ वो सब करवाया था। पंछी डरते हुए कहती है। पंछी की बात सुनकर राज हैरान होकर इधर उधर देखता है तो उसे वहां एक आदमी दिखाई देता है। काले रंग का कंबल ओढ़ रखा था। वो आदमी पंछी की तरफ ही देख रहा था। उसने अपने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। उस आदमी को देखते ही राज पंछी से बोला, पंछी क्या ये वही आदमी है जो तुम्हें जंगल में मिला था? हाँ ये वही। पंछी घबराते हुए कहती है। पंछी तुम यहीं रुको, मैं इसे अभी पकड़ता हूँ। ये कहकर राज भागता हुआ उस आदमी के पास उसे पकड़ने के लिए चला गया। राज को वहां से जाता देख पंछी भी डर गई। वो चिल्लाते हुए बोली, राजी हमें अकेला छोड़कर मत जाइए, वो हमें फिर अकेला देखकर पकड़ कर ले जाएगा। ये कहकर उसने सामान उसी दुकान में रख दिया और राज के पीछे भागने लगी। उस दिन जंगल में जो कुछ भी हुआ था उससे पंछी बहुत डर गई थी। उसे अकेले में बहुत डर लगने लगा था। राज को अपनी तरफ आता देख वो आदमी भी वहां से भाग जाता है पर राज उसका पीछा करता है। वो आदमी अपनी पूरी ताकत से भागे जा रहा था। राज भी गुस्से में उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। भागते हुए राज उससे गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, रुक जा वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर उस आदमी ने राज की कोई बात नहीं सुनी और भागता रहा। वो दोनों भागते भागते एक गली में आ गए जहाँ बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। वो दोनों उन बच्चों के बीच से निकलकर एक सुनसान गली में चले आए। पंछी राज के पीछे ही भागते हुए आ रही थी। पंछी गांव से थी जिसके कारण दौड़ने में उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी थी, पर अभी वो घबराई हुई थी और साड़ी भी पहनी हुई थी जिसके कारण वो कई बार तो गिर भी चुकी थी, पर अपने डर के कारण वो फिर से उठकर दौड़ पड़ती।
उस सुनसान गली में बहुत सारे कुत्ते थे जो डरी हुई पंछी को देखकर उस पर भौंकने लगे। पंछी उन कुत्तों को देखकर और ज्यादा डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, कोई कोई हमें बचाओ, ये कुत्ते, प्लीज कोई बचाओ हमें। राज जो उस आदमी के पीछे भाग रहा था, उसने अचानक पंछी के रोने की आवाज सुनी तो आवाज सुनकर उसने उस आदमी का पीछा छोड़ दिया और पंछी की तरफ चला गया। राज ने जाकर उन कुत्तों को भगा दिया। उसने देखा कि डर के मारे पंछी जमीन पर बुत बनी बैठी है। उसकी आंखें सामने की तरफ थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। राज पंछी को आवाज देता है पर वो कोई जवाब नहीं देती तो राज धीरे से उसके कंधे को पकड़ता है, पर राज के पकड़ते ही पंछी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो, छोड़ दो हमें जाने दो, हमें हमारे परिवार के पास जाना है, ऐसा मत करो हमारे साथ। राज पंछी के मुंह से ये सब बातें सुनकर हैरान था। उसने पंछी के कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, पंछी पंछी होश में आओ, देखो तुम अभी मेरे साथ हो और तुम अभी बिल्कुल सुरक्षित हो। राज के ऐसा करने से वो होश में आ गई और इधर उधर देखने लगी तो अपने सामने राज को देखकर वो उसके गले लग गई और फपक फपक कर रोने लगी। राज ने भी उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, पंछी तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उस हैवान को ढूंढ लूंगा जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। उस दिन उस दरिंदे को पता चलेगा कि एक औरत सिर्फ सरस्वती या लक्ष्मी नहीं होती बल्कि वक्त आने पर दुर्गा और काली भी बन सकती है। तुम्हारी इस जिंदगी की लड़ाई में कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, पर तुम्हारा ये दोस्त हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहेगा, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे। ये कहकर राज ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए। पंछी की वो दर्द भरी चीखें सुनकर उसकी भी आंखें नम हो गई थी। उसके बाद राज ने एक टैक्सी बुक की और दोनों उसमें बैठकर घर के लिए निकल गए। जाते हुए राज ने उस दुकान से सामान और शॉल दोनों ले लिए थे।